नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एक समय ऐसा था कोल्ड वार के दौरान जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रेस देखने को मिली थी। यूएसएसआर ने उस समय जहां एक तरफ स्पुतनिक को लॉन्च किया, यूएसए ने अपोलो 11 को लॉन्च किया। इंडिया की बात करें, इंडिया ने भी पिछले कुछ सालों में आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने की दिशा में महारत हासिल की है। हमने चंद्रयान को लॉन्च किया, मंगलयान को लॉन्च किया। ये हमारे लिए नेशनल प्राइड है। बट देखो, पहले जितना इंटरेस्ट विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा आउटर स्पेस में लिया जाता था, वो इंटरेस्ट पहले की अपेक्षा कर थोड़ा कम हुआ है। आज साइबर स्पेस पे फोकस ज़्यादा है। साइबर स्पेस में नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होकर आई है, जैसे बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर देखो हम इसके बाद बात करें, आउटर स्पेस में हाल फिलहाल में कौन सी रिसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, कहा जाता है आर्टिकल में, इवन कोविड-19 की महामारी के बावजूद विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज ने जो वेरियस मिशंस प्लान किए थे, उन मिशंस को लॉन्च किया गया तय समय सीमा के अनुसार। जैसे चाइना और यूएसए ने मार्स मिशन को लॉन्च किया, यूएई का मार्स ऑर्बिटर मिशन, चाइना ने अपने बैदू सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। यूएसए का स्पेस कमांड स्टेटमेंट कहता है कि रशिया ने हाल ही में स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट किया। मतलब महामारी के बावजूद बहुत सारी एक्टिविटीज हुई आउटर स्पेस में। इसके बाद आर्टिकल में स्पेस इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की जाती है। पिछले कुछ सालों में स्पेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हुई है। आज देखो, लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचना बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। पहले लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए नासा कितने रुपए चार्ज करता था? 54,500 पर किलोग्राम। लेकिन अब स्पेसएक्स एडवर्टाइज कर रही है कि अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो हम 1 किलोग्राम के लिए $2,720 चार्ज करेंगे। तो सोच के देखिए कितना सस्ता हो गया है आज के समय में सैटेलाइट को लॉन्च करना लो अर्थ ऑर्बिट में। और आने वाले 10 सालों में और भी सस्ता हो जाएगा। हो सकता है 2030 में 1 किलोग्राम के हिसाब से $100 लगे लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ह्यूमन स्पेस ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सप्लोर किया जा रहा है वेरियस कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज के द्वारा और इवन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है आज स्पेस मार्केट $350 बिलियन की है और 2050 तक स्पेस मार्केट $2.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। देखो, जैसा रास्ता सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के द्वारा चूज किया गया था, वैसा ही रास्ता स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा भी चूज किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एप्पल ने अलाउ किया कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं एप्पल के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद गूगल ने भी अपना गूगल प्ले स्टोर लॉन्च कर दिया। इस गूगल प्ले स्टोर पे आप भी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। तो यही मॉडल स्पेस इंडस्ट्री में भी फॉलो किया जा सकता है। आप एग्जाम्पल देखिए, स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। इस प्रोजेक्ट में 10,000 के आसपास छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये 10,000 सैटेलाइट्स का जो ग्रुप होगा, कॉन्स्टेलेशन होगा लो अर्थ ऑर्बिट में, ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रोजेक्ट की सहायता से डिजिटल डिवाइड जो है बहुत ज़्यादा कम होगा। सभी लोग डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे, टेलीमेडिसिन जैसी सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे। इसी प्रकार का प्रोजेक्ट अमेजोन का भी है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कूपियर। अब इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से। अमेजोन के इस प्रोजेक्ट कूपियर में 3,000 माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। बाद में इनकी संख्या इंक्रीज भी हो सकती है। इसके अलावा देखो, दूसरी कंपनीज जैसे प्लैनेट, स्पायर ग्लोबल, आईसी, ये ऑर्बिटल वेंटेज पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं
डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, ताकि बेहतर वेदर फोरकास्टिंग हो सके, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, क्रॉप हार्वेस्टिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इन सब चीज़ों में फर्दर इंप्रूवमेंट लाई जा सके। देखो स्पेस जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे अमेजोन, कल को और भी बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, ये भी स्पेस में और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकती हैं। तो ये तो हमने बात की आउटर स्पेस सेक्टर में ग्रोथ की। अब इसके बाद राइटर चैलेंजेस की भी बात करते हैं। चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने में। देखो आउटर स्पेस अभी फ़िलहाल डेमोक्रेटाइज है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही देश आउटर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। जिस भी स्टेट के पास टेक्नोलॉजी है वो सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है आउटर स्पेस में। बट धीरे धीरे आउटर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता जा रहा है। तो ऑलरेडी जो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है आउटर स्पेस की गवर्नेंस के लिए वो पुराना हो गया है। देखो 1960s में और 1970s में स्पेस से संबंधित लॉ बने थे। फॉर एग्जाम्पल 1967 की ट्रीटी है आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी में पहली बार माना गया अर्थ पे तो देखो विभिन्न देशों ने बाउंड्रीज खींच ली, ये मेरी बाउंड्री, ये आपकी बाउंड्री, ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया। कम से कम आउटर स्पेस में बाउंड्रीज ना खींची जाए, पूरी मानवता की भलाई के लिए आउटर स्पेस का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा माना गया था 1967 की ट्रीटी में, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। इसके अलावा और भी स्पेस लॉस या फिर कन्वेंशंस आए, जैसे रेस्क्यू एग्रीमेंट, स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन, स्पेस रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, आप इन्हें एक्सपेंशन कह सकते हो आउटर स्पेस ट्रीटी का। उसके बाद 1979 में एक और ट्रीटी आई, मून ट्रीटी। हालांकि जो मेजर स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं, मतलब जिनके पास जो बड़ी स्पेस पावर्स हैं, उनके द्वारा इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया गया। अगर देखो बड़ी स्पेस पावर्स ही रेटिफाई नहीं करेंगी ट्रीटी को, तो फिर वो ट्रीटी थोड़ी सी इररिलेवेंट हो जाती है, मतलब सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं रहती उस ट्रीटी की। इवन देखो जो स्पेस लॉज हैं फिलहाल, उनमें कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी नहीं है। मान लीजिए रशिया यूएसए की स्पेस एसेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो डिस्प्यूट को कैसे सोल्व किया जाएगा? और मान लीजिए ऐसा हो जाता है गलती से रशिया की सैटेलाइट का जो कचरा है वो यूएसए की सैटेलाइट से टकरा जाए और यूएसए की सैटेलाइट को इससे नुकसान पहुंचे, तो क्या रशिया इसका हर्जाना देगा? मतलब इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है। और जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ऑर्बिट जो है उनमें कंजेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा चैलेंज देखो ये है, अभी जो लीगल फ्रेमवर्क है ना वो स्टेट सेंट्रिक है, क्योंकि पहले स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज सामने आने लगी हैं। जैसे स्पेसएक्स का एग्जांपल ले लीजिए, अमेजोन का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया में भी हाल ही में एक एंटिटी का निर्माण किया गया इन स्पेस। ये स्पेस सेक्टर में प्राइवेट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स भी आएँ, ये प्राइवेट कंपनीज भी आएँ। नेक्स्ट चैलेंज, नासा का ये कहना है एक एस्ट्रॉयड है जिसका नेम है 16 साइकी। ये हैवी मेटल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, और जो हैवी मेटल्स हैं इस एस्ट्रॉयड में उनकी कीमत है 10,000 क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन मतलब 10⁻15। इतनी वैल्यू के हैवी मेटल्स हैं इस एस्ट्रॉयड में, और नासा कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके उन मेटल्स को एक्सप्लोइट किया जाए, एक्सेस हासिल की जाए। अब आर्टिकल में कहा जाता है, देखो शुरुआत में तो 1967 की ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था ना कि आउटर स्पेस में जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर एक देश का कब्जा नहीं होगा, कोई भी एक देश उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट नहीं करेगा, वो सभी पूरी मानवता के लिए हैं। बट नासा अगर ऐसा करती है, 16 साइकी एस्ट्रॉयड के रिसोर्सेज को अगर एक्सप्लोइट किया जाता है, तो ये 1967 की ट्रीटी के स्पिरिट के अगेंस्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट चैलेंज। देखो आउटर स्पेस का इस्तेमाल आज के समय में विभिन्न स्पेस पावर्स के द्वारा किया जा रहा है।
अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए दोनों तरह से, एक तो देखो जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा, आउटर स्पेस में भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जैसे इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया ने कुछ महीनों पहले एंटी सैटेलाइट वेपन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे देखो, अब मान लीजिए ये स्पेसएक्स कंपनी है, ये यूएसए की कंपनी है, इनका प्रोजेक्ट तो है ये स्टारलिंक, जिसमें ये बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बट कल को मान लीजिए यूएसए की चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाती है, यूएसए तो बोलेगा ना स्पेसएक्स को कि आप डेटा दीजिए ताकि हम पता लगा सकें दूसरे देश की मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये स्पेसएक्स कंपनी तो यूएसए का ही साथ देगी ना। तो कहने का मतलब ये है, आउटर स्पेस में जो ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर ये आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ती हैं तो ये आउटर स्पेस के पीसफुल यूज़ के अगेंस्ट होगा। तो इसके लिए कोई ट्रीटी होनी चाहिए। 2008 में चाइनीज़ और रशियन बैक्ड ट्रीटी प्रपोजल आए थे, जिनको अपडेट भी किया गया 2014 में, लेकिन लीगल, टेक्निकल और पॉलिटिकल रीजंस के कारण कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट तक ये नहीं पहुंच के। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आउटर स्पेस एक्टिविटीज़, इसको भी ज़्यादा बल नहीं मिला, मतलब ज़्यादा आगे ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बढ़ सकी। और आज तो आपको पता है कितनी ज़्यादा लड़ाई है विभिन्न देशों के बीच, ग्रुप सा बना हुआ है। एक तरफ चाइना, रशिया ये देश हैं, दूसरी तरफ जापान, यूएसए ये सब देश हैं। तो किसी ट्रीटी का साइन होना बहुत ही मुश्किल है। अब लास्ट में इंडिया के एंगल की बात की जाती है। इंडिया ने भी स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। हमारी स्पेस एजेंसी भी काफ़ी सारे मिशंस को लॉन्च करने वाली है आने वाले दिनों में, जैसे मून पर लैंडिंग, फर्स्ट इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन, और सबसे लास्ट में अपना खुद का स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करना 2030 में। ये हमारी कुछ आने वाले दिनों में स्पेस एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं। तो इनसे जाहिर होता है इंडिया भी अपने आप को एक बड़ी स्पेस पावर के रूप में देखता है, लेकिन इसके लिए हमारे देश में कानून होना ज़रूरी है स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, इन स्पेस एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ये बॉडी आती है प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। बट देखो, हमें एक स्पेस लेजिस्लेशन की भी आवश्यकता है जो टेक्निकल, लीगल, कॉमर्शियल, डिप्लोमेटिक और डिफेंस गोल्स के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके साथ साथ इंडिया को आवाज़ उठानी चाहिए कि आउटर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस, रेगुलेटरी और आर्म्स कंट्रोल के लिए भी कोई ट्रीटी होना जरूरी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।